लगा लीजिए पीछे। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, आप सभी का मेरे इस परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। जो नए हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी। तो अभी तक इतना देख के आपको एहसास हो गया होगा कि मेरी जर्नी अब तक ख़त्म नहीं हुई है। जर्नी चल रही है, लेकिन इस जर्नी के दौरान जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ पहुँचने के बाद कितनी सारी नई चीज़ें हमने देखी हैं और कितनी सारी नई चीज़ें मैंने सीख ली, ये बताना आपसे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन्होंने कभी नहीं देखा होगा उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये वो ज़मीन है जहाँ पे होनी थी भूमि पूजन, और मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई भूमि पूजन नहीं देखा था। ये सामने जो बैठे हैं ये बनारस से आए हुए एक पंडित हैं, इनका नाम है कृष्णा। और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये कोई भी मंत्र किताबों से नहीं पढ़ते हैं। ये मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ यानी कि मेरी माँ और मेरे और पापा जी। और पूजा पे इन्हें ही बैठना था क्योंकि हमारे घर के सबसे बड़े ये हैं। और घर के जो सबसे बड़े होते हैं ना, उनके हाथों से ज़्यादा शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तो आशीर्वाद का हाथ भी अपने सर पे रख जाए ना तो सारे सोने चांदी उससे बहुत कम है। और मेरे बेटे को बड़ी खुशी अपने बाबा दादी से मिल करके, और इतने दिन बाद फिर उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराया। और अब फाइनली मेरे माँ और पापा जी बैठ गए पूजा पे। और बेसिक जो पूजा होती है नॉर्मल सभी पूजा की ही तरह थी। और मेरा बेटा अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है, तो वो अपना कंटिन्यू वहीं शुरू हो गया था। पूरा ओपन एरिया में ये ज़मीन है और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये बहुत ही, अब ये नया नया बसा है, लेकिन जब तक पूजा की तैयारी हुई तो मैंने सोचा अगल बगल के मार्केट घुमाऊं, तो देखा कि चारों तरफ शादियों के मार्केट लगे हैं। क्योंकि अभी बहुत ही तेज़ लगन चल रहा है। मेरे ख्याल से आपके घर में किसी ना किसी की तो शादी ज़रूर होगी। तो पूजा पे बैठ गए मेरे माँ पापा जी। और ये कृष्णा पंडित ने जिस तरह से संस्कृत को और हिंदी में मंत्रों का उच्चारण किया, सबका चीज़ों का अर्थ बताया, उसको सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि ज़्यादातर पंडित को मैंने देखा है वो किताब पढ़ के ही मंत्र पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ लगती है इनकी। ये मेरा तीसरा परिवार जो आपने पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं इन्हें भी लाने गई थी, इनको भी लेकर के आई। क्योंकि ये दूरी जो है ना बहुत ज़्यादा है जहाँ पे भूमि पूजन हो रहा था, तो इन लोगों को मैं लेके ही आ गई और पूजा के जो सारे मंत्र पढ़े, सभी चीज़ों का अर्थ समझा। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो गड्ढा खोदा गया है ये है अग्निकोण में। मतलब 2 कोण होते हैं घर के, ईशान कोण और अग्निकोण। जो भूमि पूजन होता है वो नींव की पूजा होती है, तो वो अग्निकोण में होती है। और ये घर के अंदर के हिस्से में आना चाहिए, बाउंड्री वॉल में नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ मुझे पता चली। उसके बाद कलश स्थापित किया गया था, पर ये कलश भूमि के अंदर नहीं स्थापित किया जाएगा। भूमि के अंदर स्थापित करने के लिए एक धातु का कलश बनाया गया, उसमें सारी चीज़ें डाली गई। उस कलश को से धागा से, रक्षा धागा से बांधा गया और सबसे पहले भूमि में नीचे उस कलश को स्थापित किया गया। ये जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे पापा जी हैं, वो उसी कलश को स्थापित कर रहे हैं। और उसके बाद 5 ईंटें निकाली गई। 5 ईंटों के अलग अलग नाम बताए पंडित जी ने, और उस ईंट की प्रॉपर पूजा की गई। भूमि को पहले जल डाला गया भूमि पे, तो पूरा 1 बाल्टी जल इस पे डाला गया। और उसके बाद उसमें ये कलश स्थापित किया। कलश में कहते हैं कि चांदी के नाग नागिन रखे जाते हैं, जो कि बहुत शुभ होता है रखना। और उसके बाद ईंटों की पूजा की गई, उस पर मिष्ठान, पान, बेलपत्र और चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी, जल सब कुछ चढ़ा करके, दूध दही सब चढ़ा के 5 ईंट का पूजा किया गया। और फिर 5 ईंट को स्थापित की गई अंदर। और इसके बाद चारों कोने में लंबे लंबे लोहे के कील डाले गए और इसको ठोक दिया गया कील को, मतलब कि नींव पड़ गई। तो बेसिकली ये जो भूमि पूजन होता है इसीलिए होता है कि उस जगह पे जो भी चीज़ों की नींव रखी जा रही है वो सफलतापूर्वक हो, आगे भविष्य में उसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देख करके। और सबसे अच्छी बात है कि माँ पापा जी ने ये पूजा की ना, तो अच्छे से उन लोग को देख करके और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उन लोग को देख के। या तो ये को मुझे ओल्ड एज से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। और जब वो लोग पूजा कर रहे थे तो मैं ना ध्यान से देख के हर चीज़ों को सीख रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कोई भूमि पूजन देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे घर आज तक कोई ज़मीन ली ही नहीं गई। तो मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। आपने अगर कोई भूमि पूजन देखा है तो आपका एक्सपीरियंस क्या, नई चीज़ आपने उसमें देखी, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पापा जी जो है ना वो कील गाड़ हैं चारों कॉर्नर में। और माँ और पापा जी का ना गठबंधन किया गया, क्योंकि जब भी ऐसी कोई पूजा होती है तो जोड़े में की जाती है। और बाहर ये जो हैवी सा दिख रहा है ये कलश स्थापित किया गया, लेकिन इसको नहीं हिलाया जाएगा। और अंदर जो कलश डाला गया वो असली होता है।
पूजा होने के बाद यहाँ जो मिट्टी निकाली गई थी उस मिट्टी को अंदर डाला गया, उसको बराबर किया गया और फिर उस पर सीमेंट का घोल डाल करके उसको बराबर कर दिया गया एकदम से, वही पंडित जी बता रहे हैं। और भूमि पूजन कंप्लीट होने के बाद जो हवन होता है, हवन किया गया। हवन के बाद आरती होती है और हवन तो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो जो हवन का धुआं जो होता है ना, वो उस माहौल को एकदम शुद्ध कर देता है। और एज़ यूजुअल रचित को बड़ी एक्साइटमेंट रहती है पूजा पाठ में, तो उसे था कि वो भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ बटाए, तो उसने उसको मिट्टी को पूरा उसमें भरा। हम लोगों ने कहा 5 बार भर दो, ये भर दो, लेकिन उसको तो कुदाली भी चलाना था, पानी भी डाला उसने। और इसके बाद हमने हवन किया। हवन में हम लोग सब बैठे और बाकी ऐसा हुआ ना कि अगल बगल से भी बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने यहाँ पे ज़मीन दी है और उन्हें भी भूमि पूजन कराना था, तो वो भी देखना चाह रहे थे कि भूमि पूजन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है भूमि पूजन के लिए। तो वो लोग भी खड़े होकर के देख रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे पंडित जी से बात की क्योंकि उन्हें भी ये बहुत यूनिक लगा कि ये जो है बिना किताब को देखे इतने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण करें। इतना शुद्ध मंत्र उच्चारण हमने भी आज तक कहीं नहीं सुना था। सबसे बेस्ट हुआ कि जब हवन में आग निकल रही थी ना, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि थोड़ा पीछे हो जाओ, तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, अग्नि मुझे नहीं जलाती। तो मुझे लगा आजकल के बच्चों पे फिल्मों का भी अच्छा इफेक्ट हो गया है। ब्रह्मास्त्र देखने के बाद से वो उस कैरेक्टर में एकदम वो हो जाता है और उसके डायलॉग्स रह रह के दे देता है मुझे। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, सभी लोग हंसने लगे जैसे उसने बोला नहीं नहीं अग्नि मुझे नहीं जलाती। पूजा के बाद सबसे बेस्ट सेक्शन होता है जब प्रसाद बांटने की बारी आती है, प्रसाद बनाने की बारी आती है। तो पंजीरी तो घर से ही बना के लाए थे, फल जो चढ़ाए गए थे उसे काटना था, तो एक ही चाकू लेकर के आए थे, तो मैंने फटाफट फल काट दिया और जो मेरे साथ आई थी उन्होंने अनार छील दिया। इस तरह से हमने सारे प्रसाद को एक साथ मिक्स कर दिया और प्रसाद लगा लगा के दे रहे थे, सभी को बट गया। मिठाई, लड्डू, फल, पंजीरी, चरणामृत, जो भी चीज़ें थी। आपको किसी भी पूजा के प्रसाद में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली चरना अमृत और पंजीरी बहुत पसंद आता है और बचपन में हम तो पंजीरी मुंह में भर करके मुंह से बोलते थे फूफा, तो पूरी पंजीरी बाहर आ जाती थी। वो एक खेल की तरह हम लोग एंजॉय करते थे, लेकिन पंजीरी वाकई में बहुत अच्छी लगती है। अलग अलग तरह की पंजीरी बनती है, धनिया की बनती है, गेहूं के आटे की बनती है, मिक्स पंजीरी बनती है। तो पंजीरी एनीवेज बहुत अच्छी होती है। और चरना अमृत की तो रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके लिए शेयर की हुई है। चरना अमृत, पंजीरी, अलग अलग तरह की पंजीरी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपके घर किसी भी तरह की पूजा पाठ होने वाली है ना, तो आप उसको देख करके ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में सभी को और आपके घर से बाहर से जो आए ना प्रसाद के लिए उनको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह हम लोग फटाफट से प्रसाद लगा दिया और मैं तो कहीं भी आसन जमा के बैठ जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पलथी मार के बैठ जाओ और काम बस एक जगह कोई देते जाए, मैं आराम से बैठे बैठे कर लूँगी। पूजा के बाद हम निकल गए वापस और टाइम था स्कूल छूटने का। तो इस साइकिल पे बच्चों को देख करके अपने बचपन की बड़ी याद आई, जब साइकिल लेकर स्कूल निकल जाते थे और हवा की तरह उड़ जाते थे। मेरी अपनी फेवरेट व्हीकल होती थी साइकिल, मुझे बस कोई साइकिल दे दे, उसके बाद मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी, कहाँ जाना है कहाँ आना है। और फिर हम निकल गए वापस अपने घर के लिए। तो जा रहे थे एयरपोर्ट, रास्ते में मुझे दिख गया चने का झाड़ और चने मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो इसको आग में थोड़ा भून के और ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट बेटे बेस्ट टाइम पास होता है। और मैं तो इसके पत्ते भी खाती हूँ क्योंकि इसका ना पत्ता बहुत नमकीन होता है और अगर आप इसको धुल लेते हैं तो इसका स्वाद ख़त्म हो जाता है। और फिर हम पहुँच गए एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट के आसपास का रास्ता इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो फुल ऑफ ग्रीनरी होता है, इतना अच्छा ये लोग मेंटेन करते हैं ना। और एयरपोर्ट हम एकदम दौड़ते भागते पहुँचे, मतलब लास्ट नंबर हमारा ही था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी तो थोड़ा लेट हो गए थे। रायपुर एयरपोर्ट जो है ना वो छोटा है बट काफ़ी अच्छा और वेल मेंटेन है। और ये जो थी ये हमारे गवर्नमेंट की फ़्लाइट थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे गवर्नमेंट वाली फ़्लाइट में जा रही थी जो भारत सरकार चलाती है, वरना हमेशा जब भी गई हूँ तो वो प्राइवेट फ़्लाइट में गई। तो मुझे ये देखना था कि ये अलग क्या है। तो ये काफ़ी छोटी फ़्लाइट होती है बट अंदर से स्पेशियस होती है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव चीज़ ये था कि यहाँ पे ना इस फ्लाइट में खाने को कुछ भी नहीं देते हैं, तो आपको अपने साथ ही कैरी करना होता है। और मुझे ये बात पता ही नहीं थी, ये सब खूब इंजॉय करें इन लोगों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे जिया जी को सब पता था,
मुझे पता नहीं था, वरना मैं कुछ खाने को रख लेती। और हमारे बैग में सिर्फ बिस्किट का पैकेट था और चिप्स का पैकेट था, वही पूरे जर्नी में हॉल्ट में भी हमने वही खा के काम चलाया। इसीलिए जब भी आप एयर इंडिया के उसमें जाएं तो प्लीज़ खाने के लिए साथ में ज़रूर रख लें, क्योंकि गवर्नमेंट की फ़्लाइट जो होती है, सरकारी फ़्लाइट जो होती है, उसमें खाने पीने को कुछ भी नहीं देते हैं। और फिर मैंने अपने पास एक डायरी और पेन रखा था जो मेरे पास परमानेंट होता है, और हमारे और मेरे बेटे में कंपटीशन चल रहा था, हमने गाने लगा लिए और मैं उसको बोल रही थी 5 ऐसे फल बनाने जो अलग अलग कलर के हों, 5 ऐसे वेजिटेबल्स बनाने हैं जो कि ग्रीन ना हो। इस तरह से मैं उसको पहेली की तरह ड्राइंग दे रही थी। 5 तरह की कार बनानी है अलग डिज़ाइन की। ऐसे ऐसे मैंने उसको इंगेज रखा 3 घंटे की जर्नी में, और उसने मेरी आधी से ज़्यादा डायरी फुल कर दी। सुपर हीरो 5 बनाने थे, 5 मॉन्स्टर्स बनाने थे। और ये सारा टास्क देना जो होता है ना, वो ईजी होता है क्योंकि आपको लगातार नहीं बोलना होता है, और इसको ड्राइंग पसंद भी है तो मेरी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। वरना फ़्लाइट में ना इतनी आवाज़ आती है कि बात करना थोड़ा लगातार मुश्किल हो जाता है। और फिर हम लैंड कर गए और मेरी सीट बिल्कुल जो है ना वो फ़ैन के पास पड़ी थी, तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ भी आ रही थी। इसलिए मैं अपने बेटे को सिर्फ ड्राइंग की कमांड दे रही थी और वो बैठ कर ड्राइंग बना रहा था। तो मेरी जर्नी बहुत ही स्मूथली कट गई। और फिर हम पहुँच गए हैदराबाद, और हैदराबाद तक आते आते मेरे बेटे की हालत हो गई ख़राब, तो उसने भी मज़े ले लिए ट्रॉली पे बैठ करके। और इनके पिताजी को भी, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं, इनको भी फुल मज़े आ रहे थे। आप देख सकते हैं ट्रॉली को इसने पूरा कार बना दिया है। बट ये सब चीज़ें ना यादगार होती हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इन चीज़ों को याद करेंगे। मेमोरीज़ बैठ के नहीं बनाई जाती, मेमोरीज़ यही छोटी छोटी चीज़ों से बन जाती हैं। कि कहते हैं ना, हमें भी अपने बचपन की वही चीज़ें याद हैं जो हमने बैठ के नहीं बनाई, हमने किया बस ऐसे ही, तो वो चीज़ें याद रह जाती है। तो बच्चों को ना अपने साथ कुछ कुछ चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कराने से ना उनके बचपन में हम उनको यादें दे रहे हैं। तो आप अपने बचपन को बच्चों को किस तरह से यादें देते हैं, छोटी छोटी सी यादें, ये प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच करके हमें लग गई थी भूख, तो सबसे पहले हमने की यहाँ पर पेट पूजा। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर पेट पूजा करना बहुत कॉस्टली होता है, बट एयरपोर्ट से घर पहुँचने में लगते हैं 1.5-2 घंटे। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ना, इसलिए थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे खा पी लिया और फिर हम निकले एयरपोर्ट से, क्योंकि लंबे समय तक ना खाली पेट रहने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए लंबे समय तक खाली पेट रहना। तो अब हम एयरपोर्ट के अंदर खोज रहे थे कि जहाँ अच्छा कुछ भी स्नैक्स मिल जाए और जो सस्ता भी हो, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। ऐसे करना है ट्रायंगल, उसके बाद इसको ऐसे फिल कर देना है अंदर से।